सोच चाहे जैसी भी हो, समय तो चलता ही रहेगा। सोच चाहे जैसी भी हो, समय तो चलता ही रहेगा। तो क्यों ना ऐसी सोच रखी जाए जो हमें मंजिल तक ले जाए। जब ज़िंदगी नहीं रुकती तो हम क्यों रुके। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, CTET के मैं आपके सामने 90 क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ और आज मैं हिंदी का पोर्शन है उसको डिस्कस करने के लिए जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन नंबर 91 शुरू करते हैं। इसमें बोला है कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो कौन सी विशेषता है जिसकी ओर ये संकेत कर रहा है। देखो इसमें जिसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, कठिनाइयों की ओर संकेत कर रहा है, क्योंकि पूर्व चलने के बटोई बाट की पहचान कर ले। बाट मतलब परेशानी की पहचान कर ले। अगर चल रहा है अनिश्चित की जगह पर सरित गिरी गैर मिलेंगे, गगर मिलेंगे। है निश्चित की जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आपको सुंदर बाग मिलेगी, खुशी मिलेगी। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कटकों के क्षण मिलेंगे, है ना। तो फ्रेंड्स इसमें वही है कि वो कठिनाइयों की ओर संकेत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 में कविताओं में आए सुमन और कटक किस भाव के प्रतीक हैं। सुमन और कटक, सुमन और कटक सुख दुख के, सुख दुख ये है। देखो फ्रेंड्स इसमें कब सुमन कब कटकों के शेर मिलेंगे, तो इसमें सुख दुख का ही रहेगा। सुमन हो जाएगा सुख और कटक हो जाएगा दुख। नेक्स्ट है कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है। किस बात की प्रेरणा दे रहा है। हर स्थिति में साथ दिखाने की, पर्वतों को देखकर न डरने की, गहरी नदियों से न डरने की, हर स्थिति में साथ दिखाने, हर स्थिति में आगे बढ़ने की, है ना। तो इसमें ये जो राइट आंसर हो जाएगा हर स्थिति में आगे बढ़ने की। आपके साथ में चाहे कैसी भी स्थिति हो, या तो सुमन और कटक हो या फिर कोई भी पूर्व चलने के बटोई बाढ़ की पहचान कर ले। है निश्चित की जगह पर सरित गिरी गगन मिलेंगे। है अनिश्चित की जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे। तो इसमें बोला है कि हर स्थिति में आपको आगे बढ़ना है। पूर्व चलने के बटोई बाढ़ की पहचान कर ले। बाढ़ मतलब परेशानियों की पहचान कर ले, कठिनाइयों की पहचान कर ले। कौन सा ऐसा छू जाएगा मिलेगा, कौन सा ऐसा आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तो ना ऐसी आन कर ले। हर स्थिति में कवि कह रहा है कि इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है 94, इस यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है। कभी बोलते हैं ना हर बात में अनिश्चित अनिश्चित अनिश्चित, तो इट मीन्स है कि कुछ भी निश्चित नहीं है। इस यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है, या इस यात्रा में अनिश्चित है हर चीज़। अनिश्चित निश्चित नहीं है कि हाँ ये चीज़ होगी होगी, अनिश्चित है तो कुछ भी निश्चित नहीं है। इट मीन्स अनिश्चित है हर चीज़ इसमें। नेक्स्ट है इनमें से शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। सरित का 95 का होगा जयमाला, क्योंकि नंद प्रवाह तटिनी सब सरित के हैं। बाकी जयमाला इसका नहीं है। इसमें अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है। अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है। अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है। अनिश्चित में, ठीक है। अब जो प्रत्यय होता है ना, प्रत्यय होता है शब्द के लास्ट में जो लगता है लास्ट में, और उपसर्ग होता है जो शुरू में लगता है, शुरू में। तो इसमें पूछा है कि प्रत्यय आ सकता है, तो इसमें अनिश्चित बोलेंगे ना, इसको अनिश्चित नहीं बोलेंगे, अनिश्चितता नहीं बोलेंगे। ये गलत गलत गलत, तो अनिश्चित इसमें ते प्रत्यय आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ सकते हैं। माता पिता द्वारा तय लक्ष्यों को प्राप्त न कर सकेंगे, केवल आनंद में ही खो जाएंगे, केवल कविता लिखी है। देखो फ्रेंड्स मैंने अभी इसमें पैराग्राफ तो नहीं पढ़ा है, लेकिन इसमें देखो फ्रेंड्स मैंने अभी पैराग्राफ नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन ये तो नहीं होगी, क्योंकि जिसमें केवल वर्ड आ जाता है वो कभी भी आंसर सही नहीं होता, वो हमेशा ही गलत होगा। पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ सकते हैं। गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ जाते हैं। ऐसा भी नहीं है, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है, बहुत पिछड़ सकते हैं। माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे, है ना, क्योंकि माता पिता ने जो लक्ष्य सोचा हुआ है माइंड में उसको कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये रीजन है इसका। इसको भी पढ़ सकते हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस वजह से मैं इसको नहीं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन मैंने आपको बता दिया इस वजह से। ये देखो, राष्ट्रीय पर्व सांस्कृतिक समारोह के दौरान गीत गाए जाए, कविता सुनाई जाए, इसे लेकर माता पिता स्कूल समाज व्यापक सहमति रहती है। लेकिन गीत कहता है बच्चों के जीवन में रच बस जाए में उनका भरपूर आनंद लेने लगे खुद,
तुकबंदियाँ करने लगे, रचने लगे। यह माता पिता को मंजूर नहीं है। माता को लगता है कि ऐसा बहुत बहुत हुए तो वे राह से भटक जाएंगे, है ना। तो देखो ये इसका आंसर दे रखा है हमें माता पिता का। गीत इस कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई में इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई में इसका कोई संबंध नहीं है, इससे बच्चे बहुत समय नष्ट करेगा। ऐसा नहीं है, इससे परीक्षा परिणाम देर से आएंगे, ऐसा भी नहीं है। यह सीखना बहुत ही कठिन है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत कठिन है। तो इसमें अगर सही लग रहा है कि स्कूल पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है, उनको ऐसा लगता है एक्चुअल, जो स्कूलों में जो प्रोग्राम ऐसे होते हैं, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो इसमें क्लियर हो जाएगा। ये देखो फ्रेंड्स, ये है कि गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोजमर्रा की गतिविधियों का हिस्सा बन जाए, यह स्कूलों को भी मंजूर नहीं है। ओपन आंसर लिखा हुआ है इसमें। 99 का हो जाएगा क्वेश्चन, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखो, ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, बिल्कुल सही है। ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, ये भी सही है। ये भाषा सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करता है, ये भी सही है। लेकिन इसमें सही नहीं है, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है, तो ये गलत आ जाएगा इसमें कि समाज में तो, क्योंकि स्कूल तो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना, पेरेंट्स करते, लेकिन समाज तो इससे सहमति जताता है ना। कोई भी प्रोग्राम, कोई भी गीत होता है, तो इन्होंने कहा है कि कौन सा कथन नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अनुच्छेद के अनुसार शिक्षा व्यवस्था में गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है, किस दृष्टि से देखती है? बाधक के रूप में, साधक के रूप में, सहयोगी के रूप में, संपूरक के रूप में। शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को, शिक्षा व्यवस्था जो है वो इसको देखती है केवल बाधक के रूप में। इसमें अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि खेलने सबके लिए अतिरिक्त प्रयास जरूरी है। ये देखो, ये लिखा हुआ है। दूसरी बार हमारे संस्कृत समाज कविता की जो जगह थे लगातार सीमित भी हुआ है, और गीत गाने सुनाने से अवसर हुआ करते थे। वे अवसर गीत कविता को गुनगुनाते रह सकने के लिए, याद रखने को प्रेरित करते थे, सहजने और रचने के प्रेरित थे, कुछ जोड़ने के लिए भी थे। इस सब के अतिरिक्त प्रयास की जरूरत नहीं पड़ी। वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई से अधिक खेलने कूदने का समय जगह थी। खेलने कूदने मस्ती के दौरान बच्चों ने सभी नए खेलों तुकबंदी खेल गतिविधियों में सर्जन करते थे। उनकी रचनाएं चलन में आ जाया करती थी, जबान पर चढ़ जाती थी। सालों साल उनकी टोलियां के बीच बनी रहती थी। समय के साथ उनमें कुछ कमी पाए जाने पर भी संशोधित होती रहती थी। तो आज की व्यवस्था चीज को शिक्षा व्यवस्था बाधक के रूप में इसको देखती है। अनुच्छेद के अनुसार आधार पर गीत कविताओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? स्कूल और प्रवास की महत्ता को समझ नहीं रहे हैं, इनसे बच्चे अपने राह से भटक जाएंगे। ये बच्चों को शब्दों में खेलने का अवसर देते हैं, बच्चे इनको भरपूर आनंद लेते हैं। देखो, ये सही है, भरपूर आनंद भी ले रहे हैं बच्चे, अपने शब्दों से खेलने का अवसर भी देते हैं, ये भी सही है। स्कूल और परिवार की महत्ता को समझ नहीं रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि समझ नहीं रहे, महत्व को तो समझ रहे लेकिन समझना नहीं चाहते। अनुच्छेद के आधार पर कौन सा कथन नहीं है? इसमें बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, इसको जो सही आंसर होगा सेकंड हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट है बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करते हैं? बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करते हैं? अधिकतर ऐसा ही होता है हमारी सोसाइटी में कि पेरेंट्स ही बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं, और इसमें भी ऊपर भी कई जगह इसका जिक्र भी हो चुका है माता पिता के थ्रू ही। कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया कौन सी है? कविता सुनी सुनाई जाए, तो इसमें फ्रेंड्स कोई क्रम ही नहीं है, तो ये अकर्मक है। जिसमें कोई क्रम है वो सकर्मक है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रेरणार्थ क्रिया होती है जो कार्य किसी से कराया जाता है। द्विकर्मक में 2 क्रम होते हैं, सकर्मक में जो जिसमें क्रम होता है ना। जैसे राम फल खाता है, राम क्या खाता है? फल खाता है ना। कविताएं सुनी सुनाई जाए, तो इसमें कोई क्रम ही नहीं है। नेक्स्ट 104 का सांस्कृतिक में प्रत्यय है। फ्रेंड्स, इसमें तो सिंपल ही हो जाएगा, प्रत्यय होगा जो लास्ट में आता है, लास्ट में आएगा वर्ड्स के, तो लास्ट में सांस्कृतिक इक में प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि मूल शब्द इसमें इक ही आ जाएगा।
नेक्स्ट मंजूर का समानार्थी शब्द है। मंजूर का आ जाएगा स्वीकार। कहते हैं नहीं तुम्हें कोई स्वीकार ऐसे है, मंजूर है, तो इसमें स्वीकार आ जाएगा। 106 प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है, सबसे अधिक जरूरी है भाषा शिक्षा व भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में लिखित आकलन। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जरूरी है प्राथमिक स्तर में हिंदी भाषा में सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होगा? भाषा का ज्ञान भी जरूरी हो सकता है, लेकिन कक्षा में रंगीन पुस्तकें कोई मायने नहीं रखती, कक्षा में लिखित आकलन मायने, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश दे दिया इन्होंने, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, यह नियत है। बच्चों में भाषा अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, ये तो गलती हो जाएगा, मना कर रहा है। बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, या फिर बच्चों की भाषा अनुभव को कक्षा से बाहर ही रखा जाए, ये भी गलत स्टेटमेंट दे दिया इन्होंने इसमें। तो इसमें सही स्टेटमेंट है बच्चों की भाषा अनुभव को उचित प्रयोग किया जाए। जो बच्चा भाषा बोल रहा है इसका यूटिलाइजेशन करे, उसको सपोर्ट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? इसमें सामाजिक अंतःक्रिया, क्योंकि बालक समाज में रहेगा, बहुत सारी एक्टिविटी सीखेगा वो, तो सबसे ज़्यादा सामाजिक होगा। और जहाँ भी ऑप्शन में सामाजिक होगा या फिर सहयोग की भावना होगी, ये सब चीज़ें सपोर्ट करना, सहयोग करना, ये सब चीज़ें पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं, ये सब नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाएंगे। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दे। तो फ्रेंड्स इसमें यही एक पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रहा है, क्योंकि इसमें सहज भी आ रहा है, रचना शक्ति भी है और अवसर भी दे रहा है वो, है ना। बाकी देख, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही लक्ष्य में रखना चाहिए, ये गलत है। बच्चों द्वारा मानव भाषा का प्रयोग ही, ये भी गलत है। बच्चों को शिक्षा बाल साहित्य पढ़ाने के लिए भरपूर अवसर दे, भरपूर, खाली अवसर भी तो बोल सकता था ना वो। तो इसमें ये फर्स्ट सही हो जाएगा। 110 कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? ईदगाह की कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? देखो, कक्षा 5 की आकलन सबसे कमजोर मानते हैं, केशव सबसे क्या कहता है, कल्पना करके शब्दों में लिखो, ये भी सही है। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? इसमें बच्चा सोच रहा है ना कि कौन कौन सी परेशानी होगी। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। उसमें भी पूछ रहा है, वो डिस्कशन कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, लेकिन इन्होंने कहा कि सबसे कमजोर किसे मानते हैं। अगर हम आकलन करते तो ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, बस केवल से ये बताना पड़ेगा कि मैंने खिलौने खरीदे, गाड़ी खरीदी, खाना खाया, चाट खाया, बस ये बताना पड़ेगा ना, उसको इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ये सबसे कमजोर इसमें स्टेटमेंट रहेगा। 111 का आ जाएगा, इसमें आ जाएगा संप्रेषण। संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार ही है ना, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो उसके बिना ना तो हम सुन पाएंगे, ना लिख पाएंगे, ना हम अक्षर ज्ञान कर पाएंगे। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है कविता सुनना, शब्दांश लिखना। ये सबसे अच्छा नहीं है ये तरीका, अच्छा हो सकता है लेकिन सबसे अच्छा नहीं है। कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, सुनी गई कहानी को शब्दांश में लिखना। तो सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, यही सबसे अच्छा तरीका हो सकता है इसका। 113 का है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्य शब्दों की पुनरावृत्ति करता है या भाषा व्यवहार दर्शाता है कि वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, ऐसे लंबे समय से पढ़ना ही कठिनाई होती है। तो इसमें यह है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वह कभी कभी वाक्यों की पुनरावृत्ति करता है, भाषा व्यवहार को दर्शा रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सा समझ के उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा है, इस वजह से वो थोड़ा बीच बीच में उसकी पुनरावृत्ति कर रहा है। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, अब इसमें ध्यान देना है आपको कि नहीं है। बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना,
बच्चों की भाषा को त्रुटियों को ही पहचान करना। तो फ्रेंड इसमें देखो, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया उन्नत बनाती है, ये भी सही है। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता को हिस्सा और पहचान भी करना, या बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। ये भी राइट, ये भी राइट, ये भी राइट, लेकिन उनके पता हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है ना। तो बच्चों की भाषागत त्रुटियों को की ही पहचान करना, की ही दे देना इन्होंने, की ही पहचान करना, तो इट मीन्स ये इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 114 में बता चुके आपको। क्वेश्चन नंबर 115, आपके विचार में प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का उदाहरण कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसमें ये रहेगा उत्कृष्ट पूछ रहा है, तो किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन, है ना। कोई भी हमने कोई घटना देख लिया आंखों से, उसका हम लिखित वर्णन कैसे कर सकते हैं। फिर हमारे दिमाग में ऐसा नहीं छुट्टियाँ कैसे मनाई जाए, इसके विषय में मेरे सपनों का भारत पाठ्य पुस्तक में इतना कठिन शब्दों का सूत्र लेखन ही पूछा प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन के लिए। तो फिर ये है ना कि कोई हमने घटना देख ली, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया हमारे सामने, उसके बारे में उसका लिखित वर्णन कैसे कर सकते हैं। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही कथन हो जाएगा, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है ना, ये एग्जैक्टली है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, गलत है। बच्चे विद्यालय आकर ही बच्चे विभिन्न संचार माध्यम से ही आ जाएगा, वो गलत हो जाएगा। जन्मजात करने की क्षमता नहीं, तो भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों का मुख्य लक्षण क्या है। डिस्ग्राफिया इट मीन्स हो जाएगा लिखने से संबंधित। डिसलेक्सिया पढ़ने में, डिस्ग्राफिया लिखने में प्रॉब्लम आ जाएगी बच्चे को। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा को विध रूप देने वाली रचनाएं, या फिर बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, नैतिक मूल्य वाली कहानी, बहुता में दिए गए अभ्यास कार्य। तो फ्रेंड्स में हिंदी भाषा को विध रूप में देने वाली रचना, क्योंकि हम हिंदी ही एक्चुअल पढ़ रहे हैं, तो फिर हिंदी को हम इसमें मेजोरिटी देंगे। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य कर सकते हैं, शिक्षक के लिए जटिल चुनौती है, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। तो फ्रेंड्स इसमें आ जाएगा कर सकती है ना, जहाँ पे कर सकती है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है, अंतर का मुख्य आधार भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा का उपलब्ध परिवेश। अगर भाषा का परिवेश नहीं होगा तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये 120 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए आपसे, उम्मीद करती होगी फ्रेंड्स ये आपको सही लगे होंगे। और हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में मेरा स्टेटमेंट गलत भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ मैंने अपने साइड से पूरा प्रयास किया है। फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो, ये क्वेश्चंस कैसे लगे फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।